आज हम अटक रिफाइनरी के डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और रिफाइनरी सेक्टर में किन फैक्टर्स को जहन में रखना चाहिए अगर आपने रिफाइनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जाननी इसलिए ज़रूरी हैं कि आज हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग व्हाट्सएप ग्रुप से और मुख्तलिफ लोगों से टिप्स लेके इन्वेस्ट करते हैं। हमारा ये मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि हम एक कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस को डिस्कस करें और एक वो इंसान जिसको टेक्निकलिटीज का नहीं पता किसी सेक्टर की, वो भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। अटक रिफाइनरी जैसा कि आपको पता है एक KSE 100 इंडेक्स का शेयर है जिसने पिछले एक साल के अंदर एक फिनोमिनल रिटर्न दिया और आज भी ड्यू टू इट्स अंडर वैल्यूएशन इन द टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक, इन द टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग एंड अदर थिंग्स, एक अंडर वैल्यूड शेयर कंसिडर किया जाता है। और हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का इसकी तरफ पिछले एक दो माह से बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत रुझान भी रहा। तो आज देखते हैं कि अटक रिफाइनरी का जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 41 बिलियन और अटक रिफाइनरी की जो एवरेज वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं दे आर अराउंड 12 मिलियन। अब अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो अटक रिफाइनरी ने एक महीने के अंदर अराउंड 15% का रिटर्न दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम 3 मंथ्स के एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो अराउंड 12% था। 6 मंथ्स का रिटर्न था इसका 48% और एक साल का एक फिनोमिनल रिटर्न था जिसमें इसने KSE 100 इंडेक्स को भी बीट किया एंड दैट वाज अराउंड 127%। और अगर आप लोग हमारे पेज के साथ एसोसिएटेड थे तो वी एक्चुअली गाइडेड द इन्वेस्टर्स कि आप इसको अराउंड 208 से हमारे इन्वेस्टर्स एंड मी आल्सो वी हैव होल्डेड दैट शेयर। और अभी भी हम इसकी जो प्रेडिक्शन है वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि इसका जो प्राइस टारगेट होना चाहिए जहां पे चाहे हम इस शेयर को बेचने के कंसिडर कर सकते हैं वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिफाइनरी सेक्टर है इस पूरे सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक रिफाइनरी की अर्निंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर है दैट इज द वोलेटिलिटी इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। होता ये है कि जब जो एक रिफाइनरी है इसका जो बिजनेस है दैट वो खड़ा होता है कि क्रूड ऑयल की जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स उसमें से बनती हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से आपको एस्फॉल्ट निकलेगा, आपका डीजल निकलेगा, आपका फर्नेस ऑयल निकलेगा, आपका जो पेट्रोल है वो निकलेगा हाई स्पीड। तो अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक क्रूड ऑयल के एक बैरल को जब रिफाइन किया जाता है तो उसमें से निकलती हैं और जो रिफाइनरीज का प्रॉफिट है वो भी इस क्रूड ऑयल को क्रैक करके इन रिफाइंड प्रोडक्ट्स की इनको मार्केट करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है एक्चुअली यहाँ से जो रिफाइनरीज हैं वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। ऑन द अदर हैंड जो रिफाइनरीज का प्रॉफिट है वो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन से डिसाइड होता है और जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन से मुराद ये है कि एक बैरल के ऊपर एक रिफाइनरी को इंटरनेशनल मार्केट में कितने डॉलर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर वो 48 बैरल पर डॉलर था और हमने देखा कि तब की जो गवर्नमेंट थी उसने जो रिफाइनरी मार्जिन थे उनको कैप करने की भी ट्राई की। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम 2023 में देखें तो वो अराउंड 18 बैरल पे रहा, $18 पर बैरल पे रहा और अभी वो कोई 9-10 पे जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में जो तीसरी चीज़ है जो रिफाइनरी के मार्जिन को इम्पैक्ट करती है दैट इज ऑफ द राइज इन द ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिस तरह रिफाइनरी है अगर उसके पास 1 मिलियन बैरल जो है वो अगर स्टॉक में पड़ा है इन्वेंट्री के जस्ट फॉर अ सपोजिशन और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में एक स्टीप राइज होता है तो अल्टीमेटली जो उसकी इन्वेंट्री है उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। तो इससे जो स्टॉक है जो इन्वेंट्री है उस पर बहुत सी जो रिफाइनरीज हैं उनको प्रॉफिट भी होता है। बट अगर इसके उल्ट सिनेरियो देखा जाए तो अगर एक स्टीप डिक्लाइन आए प्राइसेस के अंदर तो हम ये सिनेरियो जो है वो OMCs जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें भी देखते हैं कि उनका जो इन्वेंट्री लॉसेज और इन्वेंट्री के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उनके जो ग्रॉस जो उनकी जो बॉटम लाइन है उसको बहुत इम्पैक्ट करते हैं।
तो इस सारे सिनेरियो में ये तीन चीजें हैं जो समहाउ रिफाइनरी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनको ब्रॉडली इंपैक्ट करती हैं। आगे चल के हम इनके और भी फैक्टर्स देखेंगे, जिस तरह यूटिलाइजेशन ऑफ द रिफाइनरी प्लांट्स है कि अगर एक रिफाइनरी इज ऑपरेटिंग एट 70% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि वो उसका प्रॉफिट भी उसी तरह ही जो बॉटम लाइन होगी वो होगी, क्योंकि वो रेवेन्यू ही कम जनरेट करेगा। तो इस सारे सिनेरियो में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिफाइनरी की अर्निंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो अटक रिफाइनरी के केस में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट्स। हम देखते हैं कि बहुत सी रिफाइनरीज बिकॉज दे हैव अ ह्यूज लाइबिलिटीज, बट इन द केस ऑफ अटक रिफाइनरी हमें उस तरह से लाइबिलिटीज इसकी जो बैलेंस शीट है उस पर नजर नहीं आती, और हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह जो है वो अटक रिफाइनरी इससे गेन कर रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट बढ़ रही है इट मींस दैट रिफाइनरी एक्चुअली हैव टू उनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। बट अटक के केस में हम आगे जाके देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो ना होने के बराबर है अटक रिफाइनरी के ऊपर। इस वजह से जो अटक है इसने अपने बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं टी बिल्स में और जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें इस वजह से जो हायर रिटर्न हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं किसी भी कंपनी को। बट ऑन द अदर हैंड इन अटक रिफाइनरी के केस में वो हमें पॉजिटिवली नजर आते हैं, क्योंकि अराउंड 2% जो है वो पर शेयर 2 की ईपीएस जो है वो अटक रिफाइनरी जनरेट करती है फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशन, और उसमें जो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग है वहां से बहुत सा कैश जनरेट होता है। तो जो तीसरा जो एक बड़ा फैक्टर है अटक रिफाइनरी के केस में, दैट इज द मूवमेंट ऑफ करेंसी। हम देखते हैं कि जो करेंसी है उसकी फ्लक्चुएशन रिफाइनरी को बहुत इम्पैक्ट करती है, और जो रिफाइनरी के प्रॉफिट्स हैं दे आर एक्चुअली पेग्ड टू द यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर्स में जब उसके रिटर्न्स पेग्ड होते हैं आप कह लें तो जब अगर 18 बैरल GRM ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन अगर है मार्केट के अंदर, ऑयल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो जब ट्रांसलेट होता है लोकल करेंसी में तो वो एक ह्यूज मनी बन जाती है। बट तो इस सारे सिनेरियो में जो आपके करेंसी की मूवमेंट है, फ्लक्चुएशन है, वो बहुत इम्पैक्ट करती है कि अगर डीवैल्यूएशन हो रही है करेंसी में तो समहाउ इट विल बेनिफिट द अटक रिफाइनरी। और अटक रिफाइनरी के केस में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अटक रिफाइनरी का जो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम है एज रिगार्ड्स टू द अदर जो रिफाइनरीज हैं, और इस पे उस तरह से जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो LC ओपनिंग की जो हमारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में अक्सर ही आते हैं, तो उस तरह से अटक रिफाइनरी को वो भी इम्पैक्ट नहीं करते। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डायरेक्टली रिफाइनरी सेक्टर में या अटक रिफाइनरी के सेक्टर में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे थे। अब चलते हैं हम अटक रिफाइनरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तरफ, और उसमें हम मुख्तलिफ रेशियोज को डिस्कस करेंगे और इसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और इसके बाद कैश फ्लो देखेंगे कि कितना कैश फ्लो पड़ा हुआ है अटक के पास, और हम एक इसके बाद प्रेडिक्शन भी ड्रॉ करेंगे कि क्या टारगेट प्राइस होनी चाहिए अटक रिफाइनरी के केस में। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें फंडामेंटल एनालिसिस में, सबसे पहले लेटेस्ट अर्निंग्स की, तो जो 2024 में 2 क्वार्टर की अर्निंग्स रही अटक की वो थी अराउंड ₹153, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी हैं, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टर था 2024 का वो अटक के लिए उस तरह से अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि हमने एक तो डिक्लाइन देखा जो ऑयल की प्राइसेस थे, जिसकी वजह से अटक इंकर्ड हैवी इन्वेंट्री लॉसेज, और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर था दैट वाज ड्यू टू द करेंसी स्टेबलाइजेशन के हमें जो पिछले साल के अंदर जो रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से एक अटक को अच्छा मार्जिन मिल रहा था वो भी हमें इस क्वार्टर में नज़र नहीं आता। तो इस तरह से कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि हमें एक जो हायर ग्रॉस रिफाइनरिंग मार्जिन है वो भी कम होता हुआ नज़र आया जो दूसरा क्वार्टर है, दो कि अभी वो समहाउ सेम ही है, बट वो विल डिस्कस लेटर कि क्यों जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो हम सेकंड क्वार्टर की अर्निंग से बेटर प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
अच्छा, तो अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस वक्त अटक रिफाइनरी का शेयर अभी अगर मैं देखूं तो वो अराउंड 390 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 1.35 या 4 की पी बन रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं करंटली। तो ये वो पी है जो अगर हम रिफाइनरी सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं अगर हम उनको एनालाइज करें तो उसमें हमें सबसे कम नज़र आती है। और एक वो कंपनी जो पिछले 1 साल से हाई जो है अपनी अर्निंग्स की ग्रोथ को इम्प्रूव कर रही है हैवी मार्जिन के साथ, उसके लिए इतनी छोटी कम प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करना एक इन्वेस्टर्स के लिए खुश आइन बात है। और हम देख रहे हैं कि दो के जो पिछले कुछ 10 दिन से रिफाइनरी सेक्टर में अटक में ख़ास तौर से इन्वेस्टर्स का उस तरह से रुझान नहीं बना, और लेकिन अभी पिछले 3-4 जो ट्रेडिंग डेज थे उसके अंदर अटक ने तकरीबन 10 अराउंड 10 रुपीज़ पर डे जो है वो हमें एक एवरेज गेन उसमें प्राइस में कैपिटल गेन्स नज़र आता है। तो इस सिनेरियो में अगर हम दूसरी चीज़ देखें, अगर हम मार्जिन्स की बात करें, ग्रॉस कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को डिस्कस करें तो ग्रॉस मार्जिन में अराउंड 12% का जो ग्रॉस मार्जिन है वो हमें अटक के केस में नज़र आता है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी बुक वैल्यू पर शेयर की, क्योंकि 4 रेशियोज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए इन एनी कंपनीज एनालिसिस। जो सबसे पहली है वो है प्राइस टू बुक रेशो, दूसरी जो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिससे आप एक टारगेट प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं कंपनी की कि वो क्या होनी चाहिए, और आगे चल के हम अटक की देखेंगे भी। इसके अलावा जो रेशो है वो है रिटर्न टू इक्विटी रेशो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर 30 से अबव है तो इट्स अ वेरी गुड साइन। इसी तरह अगर हम रिटर्न टू इक्विटी में ड्यूपॉन्ट एनालिसिस कर लें तो डैट्स वेरी गुड, कि अगर हमें पता चल जाए कि जो इक्विटी में रिटर्न है क्या वो डेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, जो कि समहाउ नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं होती, बट वो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स हैं पाकिस्तान में करंटली, तो वो समहाउ उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो उनको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो इसी तरह जो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी है हम इसको भी ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में जो है वो डीपली देख सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 वो रेशियोज होती हैं जो दे आर वेरी मच कॉमन, और नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर एग्जांपल उसको भी बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर एक कंपनी अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन उसमें ग्रोथ नज़र आती है ओवर द ईयर्स, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसके जो ऑपरेशंस हैं दैट आर वेरी वेल मैनेज्ड, और वो एक पॉजिटिव साइन है इन द केस ऑफ अटक रिफाइनरी एज वेल। तो अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 2023 के 4th क्वार्टर तक की, तो वो अराउंड 0.25% है, जो कि बहुत ही कम है। और अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशंस बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल हमें ग्रीन नज़र आती है, और उसमें कोई भी हमें डाउट उस तरह से अटक रिफाइनरी के केस में नज़र नहीं आते। इसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ की बात करें तो 2021 और हमने जो देखा कि जो कोविड के ईयर्स थे रिफाइनरी सेक्टर के लिए वो बहुत ही और ख़ास तौर पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी उनके लिए बहुत ही बुरे रहे, इवन पूरी मार्केट के लिए भी, क्योंकि जो डिमांड थी वो समहाउ बहुत कम हो गई, और हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस तो इवन नेगेटिव में भी चली गई। तो उस सारे सिनेरियो में जो 3 साल थे वो 2019 से लेके 2021 तक तो वो हमें अटक रिफाइनरी के केस में बहुत ही बुरे नज़र आते हैं, और रिफाइनरी ने इन 3 सालों में काफ़ी लॉसेस किए, जो कि 3 सालों के अंदर अराउंड 90 रुपीज़ पर शेयर बनते हैं। लेकिन 2022 में डिमांड रीबाउंड हुई और हमें एक रैपिड और एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ नज़र आया ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में, और 2022 के अंदर 93 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर थी, और 2023 के अंदर वही EPS जो है वो 274 पे है। और अभी भी जो पहले 2 क्वार्टर्स की अर्निंग है अगर हम उसको देखा जाए तो वो डैट्स वेरी गुड एंड फाइन, और वो तकरीबन जो है वो 150 के करीब बन रही है। सो अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो एक स्टेबल अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट करते हैं 3rd क्वार्टर में भी, और उसकी वजह ये है कि इस
क्वार्टर में हम उस तरह से जो रिफाइनरी के इन्वेंट्री लॉसेस थे वो नहीं देखेंगे। और हमने जिस तरह भी देखा कि कल ही न्यूज़ आई कि 10 रुपये जो है पेट्रोल प्राइसेस उनको बढ़ा दिया गया है। तो विद द स्टेबल ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो इन्वेंट्री लॉसेस थे इस क्वार्टर में वो इन्वेंट्री के जो गेन्स हैं उसमें हमें कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम देखें कंपैरिजन KSE 100 के साथ अटक का, तो जो इंडेक्स है उससे अटक ने दो के बीच में फ्लक्चुएशंस के साथ उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। बट राइट नाउ जो अटक है वो हमें नज़र आता है कि एक बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न जो कि 1 ईयर का अराउंड मोर देन 120% है। इट मीन्स दैट यू आर डबलिंग योर मनी इन 1 ईयर बाय इन्वेस्टिंग इन अटक। और अभी भी हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक अटक एक बहुत ही एक्टिव शेयर है और इन्वेस्टर्स का इसमें कॉन्फिडेंस भी है ड्यू टू इट्स स्टेबल अर्निंग्स। और उसमें हमें एक अच्छा खासा अभी भी रूम नज़र आता है ग्रोथ का। एंड अगर मैं यहाँ पे उसके प्राइस टारगेट की प्राइस की बात करूँ तो आई थिंक सो अटक को अगर 1 ईयर तक होल्ड किया जाए और तो अटक हमें अराउंड 700 या 800 तक ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो आई थिंक सो 6 मंथ्स के होल्ड पे जाना चाहिए लेके इसको। लेकिन ये सारी चीज़ें कंटिंजेंट है टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट ओवरऑल। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर हमें कुछ उस तरह से नेगेटिव न्यूज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से नज़र नहीं आती और हमें इंटरेस्ट रेट्स अगर डिक्लाइन करते हुए नज़र आते हैं, जो कि हम एक मार्केट एनालिसिस किसी और वीडियो में भी कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि अटक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और अभी भी इसमें एक बहुत पोटेंशियल रूम मौजूद है अच्छे गेन्स देने का। इसी तरह अगर हम एक्विटी रेशियोज़ की बात करें तो अटक जो है वो अराउंड उसकी जो बुक वैल्यू राइट नाउ बनती है वो तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर 2024 तक अराउंड 1137 तक बनती है, जो कि बहुत अच्छी बुक वैल्यू है। और अगर हम 400 इसके अगेंस्ट देखें तो ये जो अराउंड जो है वो 0.34 की जो प्राइस टू बुक वैल्यू बन रही है। और ये एक बहुत ही कम बुक वैल्यू है जो कि हम देखेंगे कि जो ही अटक रिफाइनरी अपनी जो है शेयर प्राइस में एक राइज देखेगी तो समहाउ वो इसके इक्विलिब्रियम में आने की हम उसको देख सकते हैं। लेकिन राइट नाउ इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस टू बुक वैल्यू और इसमें ज़रूर इसमें इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द इन द केस ऑफ अटक। सो उसके बाद अगर हम रिटर्न टू एक्विटी देखें तो वो 26% का है। इट्स वेरी गुड, वेरी फाइन रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो 16.53% है, जो कि वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह जो बाकी रेशोज़ हमें नज़र आती हैं दे आर वेरी गुड। और अटक के केस में हमें तकरीबन सभी रेशोज़ चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हों या वो आगे हम जाके सॉल्वेंसी रेशोज़ भी देखेंगे तो वो भी हमें बहुत अच्छी नज़र आती हैं। अब अगर हम डिविडेंड्स की बात करें अटक की सूरत में, तो जो अटक के डिविडेंड्स थे समहाउ अटक ने उस तरह से डिविडेंड्स अनाउंस नहीं किए, जो कि हमें लगता है कि जो रिफाइनरी पॉलिसी है क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन है टुवर्ड्स यूरो 5 प्रोडक्शन और रिफाइनरीज ने अपने प्लांट्स की इन्हांसमेंट भी करनी है, तो उस सारे सिनेरियो में अटक अगर अभी डिविडेंड्स अनाउंस नहीं कर रही तो इसका मतलब है दे वांट अ ह्यूज कैश सरप्लस, ताकि रिफाइनरी पॉलिसी में वो एस्क्रो से और बजाय इसके कि रिफाइनरी अपग्रेडेशन के अंदर वो किसी बैंक से जो है वो फाइनेंसिंग करवाए, वो अपने ही इस कैश के रिजर्व्स को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रिफाइनरी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। और पाकिस्तान के केस में अगर देखा जाए तो बिकॉज हमारी अराउंड 50% की जो ऑयल मार्केट है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो अगर रिफाइनरी अपग्रेडेशन देखते हैं हम अटक की सूरत में, और क्योंकि पाकिस्तान में जो मोटर स्पिरिट ऑयल है वो पेट्रोल की जो डिमांड है एज़ कम्पेयर टू HSD वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। और अटक के केस में वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो दूसरी रिफाइनरी से ज़्यादा भी है और उसका शेयर भी जो उसकी यील्ड है उसमें ज़्यादा है, तो वो भी एक हमें
पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आती है। बट राइट नाउ हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो 3.65 की डिविडेंड यील्ड स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं अटक से। हाँ, लेकिन दो कि ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स जिस तरह हबको है या 4G फर्टिलाइजर्स हैं या एंग्रो वगैरह हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है अटक के केस में। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो जो सेल्स पर शेयर हैं वो अराउंड 34 जो है वो 100 है, जो कि बहुत ही अच्छी हैं और प्राइस टू सेल्स 0.1x की बन रही है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर हम इसके साथ ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स को देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो बहुत अच्छा हमें नज़र आता है इस सारे से। अगर हम लिक्विडिटी रेशोज़ की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 20% की है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर क्विक रेशो और करंट रेशो की बात की जाए तो वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। दैट इज़ वेरी फाइन एंड गुड टू गो फॉर द कंपनी। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो वो अराउंड एक एस्टिमेशन के मुताबिक 600 रुपीज़ पर शेयर भी बनते हैं, जो अगर हम उसमें टी बिल्स वगैरह को इंक्लूड करें। लेकिन जो कैश पर शेयर अवेलेबल है कंपनी के पास फर्स्ट क्वार्टर तक वो अराउंड 200 का है। और इसी तरह जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ ऑफ 7.92%, बहुत अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 12% का बहुत अच्छा है। ये अभी इम्प्रूव भी किया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो मार्केट में जो है वो ट्रेड होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम सॉल्वेंसी की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशो सबकी सब बहुत अच्छी हैं कंपनी की। ऐसा मालूम होता है कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर है। अब अगर हम बात करें रिफाइनरी पॉलिसी एज अ होल की कि उसका रिफाइनरीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर हम रिफाइनरी पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो उसके अंदर हमें नज़र आता है कि एक एस्क्रो अकाउंट को ओपन किया जाएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जो डीम ड्यूटी है 2.5% और 10% की HSD और MS पे रिस्पेक्टिवली, उसको जो है वो एस्क्रो अकाउंट में डाला जाएगा। और जो 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो इस अकाउंट से जो है वो फंड की जाएगी। और जो प्लान है वो ये है कि जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 70-30 के साथ जो रिफाइनरी की अपग्रेडेशन है उसको फाइनेंस किया जा सके। और हम अगर अटक रिफाइनरी के केस में रिफाइनरी पॉलिसी को देखें तो हमें नज़र आता है कि क्योंकि एक मैसिव कैश सरप्लस है अटक के पास मौजूद, और अटक जो है वो आदिल खटक साहब ही इज़ वेरी कमिटेड टू द अपग्रेडेशन ऑफ द रिफाइनरी। और अगर रिफाइनरी अपने जो है वो प्रोडक्शन को इन्हांस करती है, यूरो 5 की जो है उस तरफ कंपनी जो 5 to 6 ईयर्स के अंदर अपने आप को अपग्रेड कर लेती है, जो कि वी एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिफाइनरी टू डू दिस। और जिस तरह के दैट इज़ आल्सो नीड ऑफ द और कि अगर रिफाइनरी पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पाकिस्तान का जो मैसिव एक्सचेंज लॉस है, जो कि ड्यू टू द लेस रिफाइनरीज प्रोडक्शन इन पाकिस्तान हमें नज़र आता है, उसको बचाया जा सकता है, जो कि मुल्क के लिए, इकॉनमी एज अ होल और कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब अगर हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द बैरल प्रोजेक्ट देखें तो दिस प्रोजेक्ट इज़ नाउ शेल्व्ड as it was determined to be unfeasible, which was to be implemented jointly by all refineries in the country। तो इसको उस तरह से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो हम 2023 की जो साइनिंग देखते हैं कंपनी की वो है कि जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 4-5 बिलियन की अगर है तो उसमें से जो सरप्लस कैश है वो वहाँ पे फाइनेंस होगा। तो रिफाइनरी पॉलिसी अटक के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और इस सारे सिनेरियो में अटक हमारी जो है वो प्रेडिक्शंस अगर हम देखें तो जो स्प्रेड है MS मोटर स्पिरिट ऑयल के ऊपर वो हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक इम्प्रूव होगा अगले क्वार्टर के अंदर। और दूसरा ये है कि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो समहाउ जो है वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन क्योंकि कंपनी की जो है इस दफ़ा हमें इन्वेंट्री लॉसेस जो हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आएंगे, तो हमें लगता है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी कंपनी के लिए। और जिस तरह प्राइस टारगेट है
तो वो अगेन वो अराउंड 700-800 तक रहना चाहिए इफ़ द मार्केट गोज़ ऑन एंड गोज़ वेल, जो कि हम एक सेपरेट एनालिसिस भी करेंगे, वो आप अपने पेज से हमें टैली कर सकते हैं। सो ये था रिफाइनरी सेक्टर का एक एनालिसिस, और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो हमारी टॉप पिक है अटक रिफाइनरी, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस। थैंक यू सो मच।